हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विकास शर्मा सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th की सामाजिक करते हैं, ठीक है। और उसका लेसन करते हैं 17वां मुगल प्रशासन, ठीक है। इससे पहले के लेसन भी मैंने करवा दिए थे, वो भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दिए गए हैं, ठीक है। वहाँ पर जाके आप देख लेना। आज हम करेंगे मुगल प्रशासन, ठीक है। पहले हमने मुग़ल वंश के बारे में जाना था, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, ठीक है, शाहजहाँ, बाबर, इन सभी के बारे में जाना था। अब हम पढ़ेंगे मुग़ल प्रशासन, यानी वो अपने जो कार्य है वो कैसे करते थे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मुग़ल प्रशासन ने मध्य एशियाई तथा भारतीय दोनों नीतियों का अनुसरण किया था, ठीक है। राजा के पास प्रशासन संबंधी सभी प्रकार के पूर्णाधिकार थे, यद्यपि उसने बहुत से व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने अधिकारों को ओहदेदारों व अधिकारियों में बांटा था, क्योंकि इन्होंने सारे काम करने पड़ते थे, तो अकेला आदमी तो कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अपना काम अलग अलग आदमियों में बांट दिया था, अधिकारियों में बांटा, ठीक है। अब पढ़ते हैं दरबार के बारे में, ठीक है। मुगल शासन में शाही दरबार शिष्टाचार पूर्ण था, ठीक है। राजा उच्च सिंहासन पर बैठता था, यानी सबसे ऊंचा सिंहासन होता था राजा का, और ओहदेदार जो नीचे आदमी थे उनके काम करते थे, वह दरबारियों के खड़े होने या बैठने के लिए स्थान निर्धारित थे। जो दरबारी जितना महत्वपूर्ण था वह राजा के उतने ही निकट बैठता था। सिजदा, सिजदा का मीनिंग क्या है, सिर झुकाकर सलाम करना, की परंपरा का पालन किया जाता था। दरबारियों तथा ओहदेदारों द्वारा बनाए गए विवरणों यानी रिपोर्ट को राजा के सामने दिन के एक विशेष समय पर पढ़ा जाता था, यानी जो भी दरख्वास्त थी, ठीक है, कोई भी समस्या थी, उसको एक समय था जिस समय वो पढ़ा जाता था, ठीक है। उसके बाद राजा दो स्थानों पर बैठता था। दीवाने खास, ये देखो दिल्ली के लाल किले में लिखा हुआ है दीवाने खास, ठीक है, यहाँ पर वो बैठता था। विशेष लोगों से मिलने का कक्ष था ये, ठीक है, दीवाने खास, जहाँ वह अपने दरबारियों व ओहदेदारों से मिलता था, तथा दीवाने ए आम, सामान्य लोगों से मिलना कक्ष था, ठीक है। दीवाने खास जो कि विशेष लोग थे, वीआईपी, उनसे मिलना कक्ष था, और दीवान ए आम ये सामान्य लोग, जर्नल जो पीपल हैं, ठीक है, उनसे मिलने का, जहां वह सामान्य लोगों से मिलता था। जब राजा कहीं बाहर जाता था तो उसके दरबारी भी उसके साथ जाते थे। ऐसी स्थिति में दरबार तंबू में लगाया जाता था, ठीक है, तंबू टाइप में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नागरिक प्रशासन। वहाँ का केंद्र प्रशासन सीधा सम्राट के अंतर्गत होता था, जो अनेक दरबारियों की सहायता से शासन करता था। दरबार के प्रमुख दरबारियों में वजीर, ठीक है, आज हम उसको प्रधानमंत्री कहते हैं, पहले प्रधानमंत्री को वजीर के नाम से जाना जाता था। दीवान, इसको राजस्व मंत्री। मीर बख्शी यानी सेना आय अधिकारी, जो कि सेना की सैलरी वगैरह उसका देख रेख करता था। खानशामा, गृहपाल जिसको हम बोलते हैं। सरद ए शादुर, आयकर प्रभारी, यानी जो पैसे के ऊपर टैक्स वगैरह कर वगैरह लगाता है वो। काजी, जो कि मुख्य न्यायाधीश था, जिसके ऊपर सारा कानून था कि ये जो कहेगा वो ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। संपूर्ण राज्यों को सूबों या प्रांतों यानी राज्य में बांटा गया था, ठीक है। प्रत्येक सूबे का एक प्रभारी सूबेदार था, ठीक है। सामान्यतः राजकुमारों को ही सूबेदार बनाया जाता था। सूबेदार के उसके सूबे में कुछ अधिकार होते थे, किंतु संपूर्ण अधिकार सम्राट के अधीन थे। प्रत्येक सूबा सरकार या जिले में बटा था। जिले परगना या तहसील में बटे थे, ठीक है। प्रत्येक परगना के अंतर्गत कई गांव आते थे। परगना का मीनिंग है जिले, ठीक है, तो जिले में कई गांव आते थे। परगना का प्रशासन कोतवाल के अंतर्गत आता था, ठीक है, कोतवाल संभालता था, जो परगना में कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था, यानी कानून की देख रेख करना सारी जिम्मेदारी कोतवाल की है। उसका कार्यालय कोतवाली होता था। वह लोगों और उनके द्वारा किए जा रहे व्यवसाय तथा उनके माप तोल के उपकरणों का लेखा जोखा भी करता था, ठीक है, कौन, कोतवाल। आगे पढ़ते हैं राजस्व प्रशासन के बारे में। प्रशासन को सुचारू रूप से यानी अच्छे ढंग से चलाने के लिए राजस्व अत्यंत आवश्यक है। कर यानी टैक्स का संग्रह व्यापार व भूमि से किया जाता था। इनके अतिरिक्त तीर्थ यात्रा, जजिया, गृह के निर्माण आदि पर भी टैक्स लगाए जाते थे, ठीक है, यानी कर, कर का मीनिंग होता है टैक्स। भूमि कर आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन था, यानी भूमि से जो टैक्स लिया जाता था, ठीक है, इसके लिए इस पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था।
भूमि कर विभिन्न शासकों के शासन में भिन्न था, अलग अलग था। यह कुल उत्पादन का 1/3 भाग से लेकर आधा भाग तक था। ठीक है, जो टैक्स लिया जाता था भूमि से वो 1/3 भाग से लेकर आधे भाग तक था। ठीक है, 1/3 और आधा भाग। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, भूमि कर अकबर के शासन में 1/3 था, जो धीरे धीरे बढ़कर औरंगजेब के शासनकाल तक आधा हो गया। राजकुमारों व अहुदेदारों को कर यानी टैक्स संग्रह तथा सेना के रख रखाव के उद्देश्य से जागीर दी गई थी। जागीरदारों की जिम्मेदारी थी कि वे कर संग्रह करें और उसमें से अपना वेतन काटकर शेष धन शाही खजाने में जमा करवाएं। अकबर के शासन से पहले भूमि को रस्सियों से मापा जाता था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम फीते वगैरह तो थे नहीं मापने के लिए, रस्सियों से नापा जाता था भूमि को। अनंतः राजा टोडरमल जो राजस्व प्रशासन के प्रभारी थे, ठीक है, ने भूमि के मापने के लिए बांस का एक नया उपकरण बनाया जिसमें लोहे के छल्ले लगे थे। भूमि कर 10 वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता था। ठीक है भाई, एक बार आपको जो टैक्स लगना है भूमि पर वो 10 साल की लगेगा। ठीक है, भूमि कर की यह प्रणाली राजा टोडरमल का बंदोबस्त कहलाती थी। तो ये सारी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? टोडरमल को। ये राजपूत थे। ठीक है, राजा टोडरमल समय समय पर अपने विवरणों यानी रिकॉर्डों का नवीनीकरण करते रहते थे, यानी उनकी देखरेख अच्छी तरह से करते रहते थे। ठीक है, सैन्य प्रशासन यानी सैनिकों, ठीक है, सैनिकों की देखभाल वगैरह करना। तो सैन्य प्रशासन के अंतर्गत मुगलों ने मनसबदारी अथवा श्रेणी प्रणाली की शुरुआत की। इसके अंतर्गत प्रत्येक ओहदेदार या अधिकारी को एक मनसब या श्रेणी प्रदान की गई जिसे मनसबदार कहा गया। किसी व्यक्ति के मनसब का ऊंच या निम्न होना इस बात पर निर्भर करता था कि वह कितनी जाटों यानी सैनिकों की संख्या या घुड़सवारों का अनुरक्षण करता था उनके पीछे। ठीक है, मनसबदार को वेतन उसके द्वारा सुरक्षित यानी अनुरक्षित जो उसके पीछे चलते हैं के सैनिकों व घुड़सवारों की संख्या के अनुसार दिया जाता था। वेतन नकदी के रूप में निर्धारित था, यानी वेतन उनको नकद मिलता था बाय एंड यानी कैश के रूप में, किंतु उसका भुगतान जागीर के रूप में किया जाता था। इस प्रकार मनसबदार राजस्व एकत्रित करता था। ठीक है, वह स्वयं का वेतन निकालकर शेष धन शाही खजाने में जमा करवाता था। इस प्रकार मनसबदार एक जागीरदार भी था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक मनसबदार 10 से 5,000 तक के सैनिक व घुड़सवार अनुरक्षित कर सकता था। राजकुमारों को लगभग 10,000 सैनिकों की सेना अनुरक्षित करने की अनुमति थी। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल तक ही मनसबदार रह सकता था। यह पद आनुवांशिक नहीं था, यानी ये नहीं है कि भाई पिता के पास है तो उसके बेटे के पास भी, ऐसा ये पद नहीं था। उसे पदोन्नत या पदावनित किया जा सकता था, यानी उसे पद से हटाया जा सकता था। उसकी मृत्यु होने पर यह पद वापिस सम्राट के पास चला जाता था तथा वह किसी अन्य को इस पद पर नियुक्त कर सकता था। मनसबदार के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह अपनी जागीर में ही रहे, वह अपने नौकरों द्वारा कर यानी टैक्स संग्रह करवा सकता था और ऐसा यह अधिकांशतः होता था। सम्राट सेना के लिए पूर्णतः मनसबदारों पर निर्भर नहीं रहता था। वह स्वयं भी एक विशाल सेना का संगठन करता था ताकि उसके साथ छल न किया जा सके और आवश्यकता होने पर वह तुरंत प्रतिक्रिया कर सके, यानी एक्शन ले सके। ठीक है, मीर बख्शी, तो मीर बख्शी सभी सैनिकों व चीनित घोड़ों का लेखा जोखा उसी प्रकार रखता था जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी व शेर शाह सूरी के समय में रखा जाता था। मुगलों ने एक जल सेना का भी संगठन किया किंतु यह अत्यधिक शक्तिशाली नहीं थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्यापार के बारे में। मुगलों ने दूसरे देशों व राज्यों के साथ स्थल मार्ग तथा जल मार्ग से किए जाने वाले दोनों ही प्रकार के व्यापार को प्रोत्साहन दिया, बढ़ाया। आयात करने वाली मुख्य वस्तुएं जैसे वस्त्र, आभूषण, मसाले, सोरा, नील आदि तथा निर्यात करने वाली मुख्य वस्तुएं जैसे रेशम, मदिरा, वस्त्र, सुख सुविधाओं की अन्य वस्तुएं आदि थी। ठीक है, यूरोपियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए तथा लाभ कमाया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कृषि के बारे में। भूमि कर यानी भूमि से जो टैक्स जो पैसा मिलता था, राज्यों को सबसे विशाल आय प्राप्त होती थी, इसलिए सम्राट इस पर विशेष बल देता था, भूमि पर जो पैसा मिलता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भूमि का उत्पादन मुगलों के प्रारंभिक काल से अंत तक 5 गुना अधिक हो गया था। हालांकि बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुसार भूमि कर समय समय बढ़ाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषकों पर अत्यधिक दबाव पड़ा और छोटे कृषक अपनी भूमि को त्याग कर जागीरदारों के खेतों में कृषि करने के लिए बाध्य हो गए। ठीक है, यानी उनको मजबूरी में वो सारा काम करना पड़ा। फिर समाज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि उस समय का समाज कैसा था। विस्तृत रूप से समाज 3 वर्गों में बटा था। एक तो ओहदेदार, नगरवासी और ग्रामवासी। ओहदेदार या तो प्रशासन वर्ग में सम्मिलित यानी शामिल थे या मनसबदार थे।
जो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, नगरवासियों में व्यापारी, कलाकार और देदारों के सेवक सम्मिलित थे। ये लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत करते थे तथा अपनी आवश्यकताओं को संतोषजनक रूप से पूरा कर पाते थे। ग्रामवासियों में मुख्यतः कृषक शामिल थे, यानी किसान वगैरह, जिन्हें अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा, जितना भी वो कमाते थे, वो भी एक टैक्स के रूप में देना पड़ता था, अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा। ठीक है, इस कारण उनकी स्थिति दयनीय थी, यानी वो ज़्यादा जितनी मेहनत करते थे उनको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता था। ठीक है, फिर भी बहुत से कृषकों को अपनी भूमि को त्याग कर जागीरदारों की भूमि पर कार्य करना पड़ता था। निरंतर युद्ध व ओहदेदार के विलासितापूर्ण जीवन के लिए अधिक से अधिक धन आवश्यकता। विलासितापूर्ण जीवन हुआ यानी शराब वगैरह, मदिरा वगैरह पी। ठीक है, तो ऐसे उसको बोलते हैं विलासितापूर्ण जीवन, यानी कोई सोच फिक्र नहीं। ठीक है, जिससे कृषकों का जीवन दीन से दयनीय हो गया और सूखा या बाढ़ के समय तो और भी कष्टमय होता था। सूखा या बाढ़ मतलब पानी, भाई कहीं से नदी वगैरह टूट गई, कहीं सूखा पड़ गया, यानी कहीं फसल वगैरह होती ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे उनका जीवन और कष्टमय हो गया था किसानों का। अब हम पढ़ते हैं कला व वास्तुकला। मुगल काल संपूर्ण रूप से कला व वास्तुकला के विकास का काल रहा है। संपूर्ण राज्य में बड़ी संख्या में स्मारक व मस्जिदें बनवाई। जहांगीर के शासनकाल में कला चरम पर थी और शाहजहाँ के शासनकाल में वास्तुकला ऊंचाइयों को छू रही थी। मुगल काल में मिनिएचर यानी लघु, सबसे छोटा कला ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ। भारतीय व पारसी शैलियों की कला व वास्तुकला के मिश्रण के परिणाम स्वरूप बहुत ही उत्तम व अचंभित कर देने वाली वास्तुकला सामने आई। हालांकि जब औरंगजेब सत्ता में आया तो उसने कारखानों को बंद करने के आदेश दिए, क्योंकि वह कला व चित्रकला के विरुद्ध था। क्योंकि जो औरंगजेब है, इसको पेंटिंग वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसका नतीजा यह हो कि कलाकार व चित्रकार सभी ज़्यादा से ज़्यादा इधर से उधर हो गए। ठीक है, और इस तरह से जो कला का अंत हो गया मुगल काल में। ठीक है, अपने संरक्षण की खोज में अन्य राज्यों में चले गए। यहाँ काम नहीं मिलेगा तो और कहीं तो जाएंगे फिर भी, क्योंकि औरंगजेब ने उनको रोक दिया था, भाई मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। अब हम पढ़ते हैं साहित्य व संगीत। मुगल सम्राट वो साहित्य प्रेमी थे, यानी कोई कविता लिखी गई, कोई कुछ संगीत में, तो इनसे वो ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने साहित्य को प्रोत्साहन दिया। बाबर ने स्वयं अपने आप बाबरनामा लिखे, जिसमें उसने अपने सारे राज्य के बारे में, अपने बारे में लिखा है। अकबर अनपढ़ था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो अकबर है वो अनपढ़ था, लेकिन वह अपने लिए पुस्तक पढ़वाता था। उसको पुस्तकें मतलब पढ़वाना किसी से अच्छा लगता था। भाई कोई मुझे, जो मेरे सामने बुक रखी है, ये कोई मुझे पढ़कर सुनाए, जिसमें अच्छी अच्छी स्टोरी होती थी। उसने अपनी जीवनी अकबरनामा लिखवाई। जहांगीर के साहित्य में गहरी रुचि थी। ठीक है, तो ये सारे कला व साहित्य संगीत के प्रेमी थे और उसने तुझके जहांगीरी के नाम से अपने संस्मरण लिखे। ठीक है, इनके साथ साथ अब्दुल हामिद लाहौरी ने पदशाहनामा की रचना की। अगर क्वेश्चन आ जाए पदशाहनामा की रचना किसने की, अब्दुल हामिद लाहौरी, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, तो पदशाहनामा की रचना किसने की, अब्दुल हामिद ये लाहौरी ने। ठीक है, दाराशिकों ने भगवत गीता, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दाराशिकों ने क्या, भगवत गीता तथा उपनिषद का पारसी में अनुवाद किया। औरंगजेब कुछ हद तक साहित्य में रुचि रखता था। वह स्वयं अपनी जीविका के लिए कुरान का अनुवाद करता था। ठीक है, इस काल के दौरान हिंदी साहित्य की भी रचना की गई। इस काल के मुख्य संत कबीर, सूरदास तथा तुलसीदास थे। देखो, ये तुलसीदास जी और ये कबीर हैं। ठीक है, मुगल काल के। ठीक है, अन्य मुख्य हिंदी रचनाओं में रसखान द्वारा लिखित प्रेम वाटिका। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रसखान किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है रसखान, अच्छा ये सॉरी, प्रेम वाटिका जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, रसखान द्वारा। तथा बिहारी द्वारा लिखित सतसई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सतसई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बिहारी द्वारा। उर्दू भाषा का विकास इसी काल में हुआ और इस भाषा में साहित्य भी लिखे गए। दिल्ली व लखनऊ उर्दू सीखने व साहित्य के मुख्य केंद्र थे। संगीत में भारतीय व पारसी का मिश्रण जारी था और एक नए प्रकार का संगीत, जिसे हिंदुस्तानी कहा गया, इसी काल में विकसित हुआ। ख्याल व ठुमरी का भी विकास हुआ। औरंगजेब संगीत व कला का विरोधी था। ये तो पहले हम पढ़ चुके हैं। औरंगजेब तो किसी भी चीज़ से प्रेम नहीं करता था, वो तो सिर्फ कुरान के बारे में ही ये चाहता था कि भाई कोई कुरान मुझे पढ़कर सुनाए। ठीक है, वो खुद तो, यानी वो अनपढ़ नहीं था। औरंगजेब तो खुद पढ़ सकता था, लेकिन अकबर अनपढ़ था। औरंगजेब इसलिए उसने सभी संगीतकारों, कलाकारों तथा चित्रकारों को निकाल दिया, जो संरक्षण की खोज में, यानी काम की खोज में अन्य राज्यों के पास चले गए।
ठीक है। तो ये थे आज के जो आपका लेसन है मुगल प्रशासन, ठीक है। इसके बारे में हमने बातचीत की, ये फर्स्ट पार्ट था। जो ये आपका लेसन है इसका सेकंड पार्ट भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले ये फर्स्ट पार्ट आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।